एवरीवन, वेलकम बैक टू अड्डा 24/7 9th एंड 10th। मैं हूं शिप्रा तिवारी, बहुत बहुत स्वागत है। और यहाँ पर आप अपनी बायोलॉजी को चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त बना सकते हैं और कोई भी एंट्रेंस क्वालिफाई कर सकते हैं अगर उसमें बायोलॉजी आती है तो। सो आज की कहानी जो मुझे सुनानी आप सुनेंगे अपनी और सिर्फ अपनी शिप्रा मैम की ज़बानी बच्चों। और आज हम शुरू करने वाले हैं पॉकेट में आर एनवायरनमेंट का क्विक रिविजन। आई नो मैम हमारा पेपर है तो बेटा ये भी बना के रख दे रही हूँ, साइंस का पेपर होगा तब देख लेना। चलो आ जाओ। आर एनवायरनमेंट फटाफट से पॉकेट रिवीजन है, इसलिए ज़्यादा दिमाग इसमें आपको खोटी करना नहीं है, धड़ाधड़ बस। वैसे मुझे पता चला कि डाउट सेशन में आर एनवायरनमेंट के तो बच्चों को डाउट ही नहीं थे, है ना। तो क्या होता है आर एनवायरनमेंट भैया? एनवायरनमेंट में सब कुछ होता है। एनवायरनमेंट में होती है फिजिकल सराउंडिंग, ठीक है। एनवायरनमेंट किन किन चीज़ों से मिलकर बना है? एनवायरनमेंट दो चीज़ों से मिलकर बना है, एबायोटिक फैक्टर और बायोटिक फैक्टर। एबायोटिक फैक्टर के अंदर एयर, वाटर, सॉइल ये सारे लोग आते हैं और बायोटिक के अंदर प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये सारे लोग आते हैं, उसमें डिकम्पोजर्स भी आते हैं। क्लियर? बस अब उसके बाद इस एनवायरनमेंट में क्या है? बहुत सारे इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम की मतलब ये है कि इस एनवायरनमेंट में तालाब भी है, इस एनवायरनमेंट में नदी भी है, इस एनवायरनमेंट में जंगल भी है, इस एनवायरनमेंट में ठीक है घर भी है, इस एनवायरनमेंट में गार्डन भी है, इस एनवायरनमेंट में खेत भी है, एक्वेरियम भी है, बहुत सारी चीज़ें। तो ये जो अलग अलग जगह हैं इनको हम क्या कहते हैं? इकोसिस्टम। तो एनवायरनमेंट कंटेन सो मेनी इकोसिस्टम। वही बात है, इकोसिस्टम भी किन चीज़ों से मिलकर बना है? इकोसिस्टम भी लिविंग और नॉन लिविंग चीज़ों से बना है। और ये कैसा होता है? सेल्फ कंटेन्ड होता है। सेल्फ कंटेन्ड यूनिट का सेल्फ सस्टेन्ड कहते हैं इसको। सेल्फ सस्टेन्ड का मतलब ये होता है कि एक बार नेचुरली अगर ये बना हुआ है तो ये अपनी सफाई जो है ये सब कुछ अपना क्लीनिंग ये खुद ब खुद करते हैं। इनको आपको नेचुरल वालों को मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं होती, आर्टिफिशियल वालों को तो होती है। क्लियर है? नाउ इसमें क्या होता है, एक एरिया में लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों चीज़ें इंटरेक्ट कर रही होती हैं। जैसे कि आपको मैंने बताया कि इस पूरे एनवायरनमेंट में बहुत सारे इकोसिस्टम हैं और उस इकोसिस्टम में क्या होता है? उस इकोसिस्टम में लिविंग बींग्स होते हैं और नॉन लिविंग बींग्स होते हैं, ठीक है। लिविंग बींग्स के अंदर एनिमल्स, प्लांट्स, डिकम्पोजर ये सब आते हैं और नॉन लिविंग के अंदर एयर, वाटर, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी ये सब आता है। जब इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होता है तो एक परफेक्ट इकोसिस्टम बनता है एनवायरनमेंट में। क्लियर है? समझ में आ गई बात? आगे हम बात करते हैं कंपोनेंट की। इकोसिस्टम में दो कंपोनेंट होते हैं, बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक के अंदर प्रोटिस्ट, प्लांट्स, एनिमल्स, फंगस, बैक्टीरिया ये सब आते हैं और एबायोटिक के अंदर कौन आता है? जिसमें लाइफ नहीं होती, जैसे कि वाटर, सॉइल, एयर, मिनरल, लाइट, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी ये सारी चीज़ें। क्लियर? उसके बाद हम बात करते हैं देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। वैसे तो इकोसिस्टम के अलग अलग जो है वो हैं क्या नाम से क्या कहते हैं टाइप्स हैं, पर हमें अभी जो पढ़ा रही हूँ वो है टेरेस्ट्रियल। लैंड का इकोसिस्टम जो होता है उसे टेरेस्ट्रियल कहते हैं, पानी का इकोसिस्टम जो होता है उसे एक्वेटिक कहते हैं। लैंड में कौन कौन से होते हैं भैया जी? जैसे कि फॉरेस्ट, ग्रासलैंड और डेजर्ट, ये सब लैंड इकोसिस्टम है। जैसे कि पॉन्ड, लेक, रिवर, सी, एक्वेरियम ये सब आपके एक्वेटिक इकोसिस्टम है। क्लियर? आगे बात करते हैं। इकोसिस्टम जो होता है वो 2 भागों में और डिवाइड किया जा सकता है, जैसे कि नेचुरल और आर्टिफिशियल। जो अपने आप बन गया, जैसे नदी बन गई, समंदर बन गया, ठीक है, और क्या बन गया? डेजर्ट बन गया, ये नेचुरल इकोसिस्टम है। पर एक्वेरियम तुमने बनाया, खेत तुमने लगाए, गार्डन तुमने बनाया, तो ये है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। क्लियर है इतनी बात? डन। ऐसे ही धड़ाधड़ पॉकेट रिवीजन चलता है। उसके बाद आप बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम की। भैया अब यही चीज़ बार बार आ रही है। कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, एबायोटिक में कौन कौन आता है जिसमें लाइफ नहीं होती? एयर, वाटर, सॉइल, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में लल्ला मेरे प्यारे बच्चों, मेरे आंखों के तारों, चांद सितारों, क्या होता है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में डिफरेंस? प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गए, ये सब ऑर्गेनिक होते हैं। पर ऑर्गेनिक मिलकर कैसे बना? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो ये सब अलग अलग क्या है? इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इनको जोड़ोगे तो ऑर्गेनिक प्रोटीन, कार्ब्स और फैट्स बन जाएंगे। क्लियर है? समझ में आई बात? तो विंड, सनलाइट, सॉइल, टेम्परेचर, वाटर ये सब एबायोटिक फैक्टर है। क्लियर है? और एलिमेंट्स जितने हो गए, फिजिकल फैक्टर जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, क्लाइमेट चेंज, ये सब भी एबायोटिक फैक्टर के अंदर आते हैं। तो जितने भी मिनरल, सनलाइट, सॉइल ये सब जो होते हैं क्या? ये सब भी एबायोटिक है। और जितने भी फिजिकल फैक्टर हो गए, टेम्परेचर, लाइट, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, प्रेशर, ये सब भी आपके एबायोटिक फैक्टर हो गए। बायोटिक फैक्टर के अब हमारे पास मेंबर्स हैं, जितने भी लिविंग बीइंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। लिसन 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 एवरीवन, जितने भी लिविंग बीइंग्स ऑर्गेनिज्म होते हैं बेटा वो सब बायोटिक के अंदर आते हैं। पर क्या मैम इकोसिस्टम में सारे लिविंग बीइंग एक ही लेवल के हैं? तो ना, हर लिविंग बीइंग एक ही लेवल को फॉलो नहीं करता है।
और कैसे फॉलो करता है वो हम समझते हैं। जैसे कि देखो ध्यान से, बायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम इन द कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ मेनी इंटरडिपेंडेंट पॉपुलेशन। समझ में आई बात? तो अगर आपको ये लगता है कि एक पूरे इकोसिस्टम में जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं वो इंडिविजुअली अपना गेम खेल रहे हैं, मैं अलग हूँ, इंडिविजुअल हूँ मैं, तो नहीं, हर कोई एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होता है। ठीक है, कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म नहीं है जो दूसरे पे डिपेंडेंट ना हो या एनवायरमेंट पे डिपेंडेंट ना हो। मैं भी हूँ तो दाल चावल रोटी सब्जी पे डिपेंडेंट हूँ, तो दाल चावल कहाँ रहा है? प्लांट से। प्लांट किस पे डिपेंडेंट है? सन से, सन पे। तो एवरीबडी इज इंटरडिपेंडेंट होता है बायोटिक एनवायरमेंट, और यही पूरे इंटरडिपेंडेंट बायोटिक ऑर्गेनिजम्स और प्लांट्स ये सब मिलकर बनाते हैं बायोटिक कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम। क्लियर है? फ्लावर प्रोड्यूसर, अच्छा इसके बारे में भी बात करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं मेंबर्स ऑफ बायोटिक कंपोनेंट इन द इकोसिस्टम। अब हम बात करते हैं कि हर कोई, हम ये समझ गए कि बायोटिक कंपोनेंट जो होते हैं आपके एनवायरनमेंट में वो सब इंटरडिपेंडेंट होते हैं, पर सबसे पहले कौन आया होगा? तो सबसे पहले आते हैं बायोटिक कंपोनेंट में बाप आदमी, और इन बाप आदमी का नाम है ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स के अंदर मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, प्लांट्स आते हैं, ठीक है, और इसके अंदर एल्गीज आते हैं। तो जो कोई भी फोटोसिंथेसिस कर सकता है, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, जो भी ऑर्गेनिज्म या जो भी प्लांट जो फोटोसिंथेसिस कर सकता है वो हमेशा प्रोड्यूसर में आता है। प्रोड्यूसर की एक क्वालिटी और बता देती हूँ, इनके पास हाईएस्ट एनर्जी होती है। ठीक है, इनके पास हाईएस्ट एनर्जी होती है। क्लियर है? प्रोड्यूसर को एनर्जी कहाँ से मिलती है? प्रोड्यूसर को एनर्जी सन से मिलती है, पर सन जितनी एनर्जी दे रहा है प्रोड्यूसर सिर्फ उसका 1% ही लेता है। ये सारे पॉइंट्स हमें क्लियर होने चाहिए क्योंकि ये पॉकेट रिवीजन है। क्लियर है? तो ये प्रोड्यूसर के अंदर क्या आते हैं? ऑटोट्रॉफ्स आते हैं। ऑटोट्रॉफ्स फोटोसिंथेसिस करते हैं, ये हमेशा सबसे पहले होते हैं, बाप आदमी सबसे पहले यही होंगे, और सन से ये सिर्फ मात्र 1% एनर्जी लेते हैं फॉर द फोटोसिंथेसिस। क्लियर है? उसके बाद आते हैं बेटा जी कंज्यूमर। प्रोड्यूसर के बाद कौन आता है? कंज्यूमर। अब इनको, प्लांट को कौन खाता है? शाकाहारी। भाई अपन पालक खाते हैं, मिर्च खाते हैं, गोभी खाते हैं, टमाटर खाते हैं, ये सब क्या है? प्रोड्यूसर ही तो है। तो इनको कौन खाता है? हम जैसे मैं मांसाहारी नहीं हूँ, मैं शाकाहारी हूँ, तो सबसे पहले कौन आता है? हेटेरो। देखो अब क्या है, जो भी सबसे पहला प्रोड्यूसर है उसके बाद जितने हैं वो सब कंज्यूमर है, और कंज्यूमर क्या होते हैं? हेटेरोट्रॉफ्स। जो प्रोड्यूसर को कंज्यूम कर ले वो क्या है? कंज्यूमर है। ठीक है, जो कंज्यूमर को कंज्यूम कर ले वो दूसरा कंज्यूमर है, और हम सब किसी और पे डिपेंडेंट हैं, तो ऑल द कंज्यूमर्स आर हेटेरोट्रॉफ्स। ठीक है, और ये क्या करते हैं? या तो ये प्रोड्यूसर को ही खा लेते हैं या किसी दूसरे कंज्यूमर को खा लेते हैं। ठीक है, तो अब देखो, अगर ये सबसे पहले प्रोड्यूसर को कौन खा लिया? प्लांट को किसने खा लिया? ग्रास हॉपर ने। अब इस ग्रास हॉपर को किसने खा लिया? फ्रॉग ने। फ्रॉग को किसने खा लिया? स्नेक ने। स्नेक को किसने खा लिया? हॉक ने। हॉक को जब ये सड़ गया, अब सड़ तो प्रोड्यूसर भी सकता है, प्राइमरी कंज्यूमर भी सकता है, सेकेंडरी कंज्यूमर भी सकता है, टर्शरी, कुछ भी सड़ेगा, खाएगा यही आदमी जिसका नाम है डीकंपोजर। डीकंपोजर इज वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, आगे उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो चाहे किसी भी लेवल का आदमी सड़े, ठीक है, चाहे किसी भी लेवल का आदमी सड़े, मर जाए, तो उसको खाएगा यही। डीकंपोजर की प्रॉपर्टी होती है कि हमेशा डेड एंड डिकेइंग रिमेन से ही अपना खाना खाते हैं। पहले ये डीकंपोजर कैसे खाते हैं ये भी बता देती हूँ मैं आपको। डीकंपोजर रिलीजेस एंजाइम। लिसन टू मी वेरी केयरफुली। डीकंपोजर करते क्या है? जैसे कुछ भी मर गया, प्रोड्यूसर मर गया, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी कोई भी मर गया, कोई भी कंज्यूमर मर गया, तो सबसे पहले क्या करते हैं? उस पर एंजाइम रिलीज करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये बड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं मरने के बाद, तो पहले उस पर एंजाइम रिलीज करते हैं, फिर उसको जो है सिंपल बनाते हैं, उसके बाद उसको स्ट्रॉ लगा के एब्जॉर्ब कर लेते हैं। स्ट्रॉ नहीं लगाते पर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। क्लियर? सो दिस इज द फंक्शन ऑफ क्या है आपका? डीकंपोजर। नाउ फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। इट इज द सेल्फ सफिशिएंट यूनिट। ठीक है, इकोसिस्टम इज अ सेल्फ सफिशिएंट यूनिट। मतलब एक आदमी कहता है ना कि आई एम द सेल्फ सफिशिएंट वुमेन, मुझे किसी की भी ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी सफाई, मैं अपनी कमाई, मैं अपनी पढ़ाई स्वयं कर सकती हूँ, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है। वैसे इकोसिस्टम भी एक सेल्फ सफिशिएंट यूनिट है, किसी के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा डिस्टर्बेंस होता है पर किसी न किसी तरीके से ये बैलेंस कर ही लेते हैं। ठीक है, फिर ये क्या करते हैं? ध्यान से सुनिए। इकोसिस्टम जो है मिनरल साइक्लिंग में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। हर ऑर्गेनिज्म प्रोटीन, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट का ही बना है बेटा। अब जब वो मर जाता, लिसन 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 एवरीवन, ठीक है, हर ऑर्गेनिज्म प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट का ही बना है लल्ला मेरे प्यारे बच्चों। अब जब ये मर जाता है तो एनवायरनमेंट में वही प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल वापस से पहुंच जाते हैं, तो मिनरल रिसाइकलिंग का भी काम करता है। हर समय जब भी हम इकोसिस्टम की बात करते हैं तो इकोसिस्टम से हमें ये पता चलता है कि किसकी एनर्जी किसके पास जा रही है, और हमें इंफॉर्मेशन भी पता चलती है कि कौन किसको खा रहा है। क्लियर है? समझ में आ गई बात? डन है? क्लियर?
आइए आगे बात करते हैं। इकोसिस्टम में एक बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है डीकम्पोजर। ठीक है, डीकम्पोजर्स के बारे में मैं कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहूँगी। इफ़ वी टॉक अबाउट द डीकम्पोजर्स, ठीक है, अगर मैं बात कर रही हूँ डीकम्पोजर्स की, तो डीकम्पोजर्स कभी भी फूड चेन में इन्वॉल्व नहीं किए जाते। ठीक है, ठीक है, फूड चेन कभी भी इनसे स्टार्ट नहीं होती। ठीक है, स्टार्ट नहीं होगी। क्लियर, फूड चेन कभी भी इनसे स्टार्ट नहीं होती। पर मैम कभी भी नहीं, पर एक्सेप्शन हो सकता है। कभी कभी अगर फूड चेन स्टार्ट हो रही है, ध्यान से सुनना, अगर फूड चेन स्टार्ट हो रही है, स्टार्ट्स विद, ठीक है, अगर फूड चेन स्टार्ट हो रही है विद डीकम्पोजर्स, if the food chain started with the decomposer, then what will happen? अगर फूड चेन डीकम्पोजर से स्टार्ट हो रही है तो ध्यान से सुनिएगा, ऐसी फूड चेन को हम कहते हैं डेट्रिटस फूड चेन। इसके बारे में आपने सुना नहीं होगा, इसीलिए मैंने सोचा पॉकेट रिवीजन में बता देती हूँ। फूड चेन में जो है वो कभी भी डीकम्पोजर से शुरू नहीं होती, पर अगर डीकम्पोजर से फूड चेन शुरू हो रही है तो इसे हम कहते हैं डेट्रिटस फूड। इवन डीकम्पोजर ये सेल्फ अंडरस्टूड है कि जब कोई मर जाएगा तो उसको डीकम्पोजर खाएगा, एंजाइम रिलीज करेगा, उसको सिंपल सॉल्युबल बनाएगा और उसके बाद उसे एब्जॉर्ब कर लेगा। तो इट इज सेल्फ अंडरस्टूड, इसमें कोई अलग सी बात नहीं है। क्लियर है इतनी बात? आई होप दिस इज क्लियर टू यू। डीकम्पोजर को इन्वॉल्व नहीं करते, अगर इन्वॉल्व कर लिया है तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। डीकम्पोजर का काम क्या करता है? चीज़ों को कोई भी सड़े, चाहे प्रोड्यूसर सड़े, चाहे कंज्यूमर सड़े, चाहे कोई भी करे, डीकम्पोजर ही सब उनको खाते हैं। ठीक है, डीकम्पोजर ये देखो जो है एक्वेटिक एनवायरनमेंट में पड़े हुए हैं। तो ये क्या करते हैं? दीज आर द क्लेंजिंग एजेंट। ठीक है, जो आपके दैट क्या कहते हैं उनको हम डीकम्पोजर्स हैं, ठीक है, और आपके स्कैवेंजर्स हैं। ये दोनों आपके इकोसिस्टम में क्लीनिंग का एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, साफ सुथरा करते हैं। सोचो अगर आपके पास डीकम्पोजर नहीं होते तो लाशों के ढेर लग जाते गाय भैंस बकरियों के, पर ये उन्हें सड़ा देते हैं। क्लियर है? और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं रिसाइकलिंग ऑफ मिनरल में। तो जो आदमी मरा तो पूरा तो नहीं खाएंगे, तो जब ये चीज़ों को सिंपल करते हैं तो चीज़ें जो सिंपल होकर बाई प्रोडक्ट्स निकल रहे हैं वो सब सॉइल में ही जाते हैं। तो ये दो काम करते हैं, क्लीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट एंड रिसाइकलिंग ऑफ द मटेरियल। तो क्या है रोल ऑफ डीकम्पोजर का? ये आपको मैंने बताया कि सबसे पहले ये क्या करते हैं, ये डेड एंड डिकेइंग मैटर को फीड करते हैं। ये ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन करते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर में बाय द रिलीज ऑफ एंजाइम एंड में सिंपल बनाते हैं, उसके बाद उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ये हमेशा रिसाइकलिंग ऑफ मिनरल्स करते हैं इनटू द सॉइल और एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं। ये बैक्टीरिया, फंगस दोनों हो सकते हैं। क्लियर? नाउ अब हम बात करते हैं फूड चेन्स की। क्लियर? हमको हमेशा ये पता है कि कोई ना कोई किसी ना किसी को तो खाता ही है। क्लियर है? पर हमेशा ये याद रखना कि व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द फूड चेन हमेशा सीधी चलती है, कभी भी उल्टी नहीं चलती। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि हिरण शेर को खा जाए, शेर ही हिरण को खाता है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि शिप्रा मैम को पौधा खा जाए, पौधे को ही शिप्रा मैम खाएगी। तो फूड चेन हमेशा जो होती है वो सीधी चलती है। फूड चेन, फूड और एनर्जी कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अदर बाय द मीन्स ऑफ फूड चेन। हर जो आपका फूड है, फूड के पास क्या है? फूड के पास मैम एनर्जी होती है। हमेशा एनर्जी एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में जाती है, और इसी का इंडिकेशन कि कहाँ से कौन जा रहा है, इसी को ही हम फूड चेन कहते हैं। ठीक है, फूड चेन हमेशा प्लांट से ही शुरू होती है, मैंने आपको पहले बताया। उसके बाद जो है आपकी फूड चेन इज देयर फॉर अ सीक्वेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन अ कम्युनिटी इन विच वन ऑर्गेनिज्म कंज्यूम अदर ऑर्गेनिज्म टू ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। ठीक है, क्यों खा रहा है? क्योंकि उससे एनर्जी चाहिए। ठीक है, सो फूड चेन इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कम्युनिटी इन विच वन ऑर्गेनिज्म इज ईटन अप बाय द अनदर वन फॉर द नीड ऑफ एनर्जी। ठीक है, क्लियर? इट इज अ रिप्रेजेंटेशन। डन। आगे बात करते हैं। बहुत सारे फूड चेन होते हैं, अलग अलग प्रकार की फूड चेन होती है। एक्वेटिक फूड चेन होती है, ग्रासलैंड फूड चेन होती है, क्रॉपलैंड फूड चेन होती है, मराइन इकोसिस्टम फूड चेन होती है। तो बहुत सारे, अगर ग्रासलैंड इकोसिस्टम है तो ग्रास वाला है तो ग्रास को डियर ने खाया, डियर को लॉयन ने खाया। ग्रास को अभी कभी भी उल्टा नहीं हो सकता। प्लांट को वॉर्म्स खाते हैं, वॉर्म्स को बर्ड्स खाती है, बर्ड्स को कैट खाती है। अब अगर प्लांट किसकी बात करूँ मैं, एक्वेटिक की, तो एल्गीज होता है, एल्गीज को प्रोटोजोआ खाता है, प्रोटोजोआ को छोटी फिश खाती है, छोटी फिश को बड़ी फिश खाती है। वैसे जो है क्या नाम से आपका वाटर का एक बहुत ही परफेक्ट इकोसिस्टम होता है। फाइटोप्लैंक्टन को जू प्लैंक्टन खाता है, जू प्लैंक्टन को स्मॉल फिशेस खाती हैं, स्मॉल फिशेस को लार्ज फिशेस खाती है। अब आपके मन में मेरे प्यारे चांद सितारों ये सवाल आ रहा होगा, मैडम ये फाइटोप्लैंक्टन क्या होता है? द फाइटोप्लैंक्टन आर द ऑर्गेनिज्म ऑफ द एक्वेटिक एनवायरनमेंट विच कैन डू द फोटोसिंथेसिस। अभी मैंने आपको क्या बोला? प्रोड्यूसर में हमेशा वही ऑर्गेनिज्म रहेगा या वही प्लांट रहेगा जो फोटोसिंथेसिस कर सकता है। क्लियर है? अब आओ लल्ला मेरे प्यारे बच्चों, मेरे चांद सितारों, अब हम बात कर रहे हैं ट्रॉफिक लेवल्स की। ठीक है, देखो
अब मैं इसके लिए मुझे थोड़ा सा कहानी चाहिए। चलो लेट्स टॉक अबाउट द ट्रॉफिक लेवल। ट्रॉफिक लेवल के बारे में बात करती हूँ। जब ग्रास था, क्लियर, ग्रास को किसने खाया, ठीक है। चलो मैं थोड़ा सा और अच्छे से बनाना चाहूँगी इसको, ला 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 ला, ठीक है। चलो इसको मैं थोड़ा सा तुम्हें और अच्छे से बना के दिखाती हूँ। ये क्या हुआ, ओहो, चलो नाउ लिसन टू मी। अब मैं आपको एक ट्रॉफिक लेवल बना के दिखा रही हूँ। ट्रॉफिक लेवल का मतलब होता है सिर्फ एनर्जी लेवल। बहुत ही छोटा चैप्टर है, 1 घंटे से अंदर में हम खत्म करेंगे, ठीक है। ट्रॉफिक लेवल का मतलब क्या होता है? ट्रॉफिक लेवल का मतलब होता है एनर्जी लेवल। अब आपके एनवायरनमेंट में सबसे अधिक एनर्जी किसके पास होती है? प्लांट्स के पास। तो ट्रॉफिक लेवल में जिसके पास, ट्रॉफिक लेवल का मतलब होता है एनर्जी लेवल, ठीक है। एनर्जी का लेवल इनटू द इकोसिस्टम, दिस इज द ट्रॉफिक लेवल। सबसे अधिक एनर्जी जिसके पास रहेगी वही नंबर 1 पे रहेगा, ठीक है। तो जिसके पास जितनी शक्ति होती, भैया जिसके पास रोकड़ा ज़्यादा होता है सबसे अधिक अमीर होता है ना। धीरू भाई अंबानी, अनिल अंबानी, फलाना डबाका, इन सबके पास सबसे अधिक अमीर है, तो इनके पास सबसे अधिक। भैया आपके मुझे देखो क्या नाम से चुनाव की उसमें देखो, नरेंद्र जी मोदी जो है ये सबसे नंबर 1 पे क्यों रहते हैं? क्योंकि इनके पास पावर सबसे ज़्यादा है। तो प्लांट्स जो होते हैं ये होता है ट्रॉफिक लेवल 1, इसको T1 से शो करते हैं, ठीक है। सबसे अधिक एनर्जी वो भी सन देता है, तो सन का 1% लेता है। प्लांट को किसने खा लिया बेटा? ग्रास हॉपर ने, GH लिख रही हूँ, तो इसके ये क्या हो गया? ट्रॉफिक लेवल 2। फिर ग्रास हॉपर को किसने खा लिया? स्नेक ने, ठीक है। फ्रॉग नहीं लिखा है मैंने, डायरेक्ट स्नेक लिख दिया, कोई बात नहीं, ये है ट्रॉफिक लेवल 3। और इसको खा लिया हॉक ने, चील ने खा लिया, तो ये है ट्रॉफिक लेवल 4, क्लियर। तो ट्रॉफिक लेवल इज नथिंग, इट इज़ द एनर्जी लेवल, बस एनर्जी लेवल, किसको कितनी एनर्जी मिली उसको हम ट्रॉफिक लेवल से शो करते हैं। हमेशा जिसके पास सबसे ज़्यादा एनर्जी उसको सबसे पहले, और जिसके पास सबसे कम एनर्जी पहुंची उसको सबसे बाद में लिखा जाता है, क्लियर। आगे बात करते हैं। तो इट इज़ द वेरियस स्टेप इन द फूड चेन विच ट्रांसफर ऑफ फूड और एनर्जी टेक्स प्लेस आर कॉल्ड एज ट्रॉफिक लेवल। यही मैंने आपको बताया, फूड चेन ईच स्टेप फॉर्म अ ट्रॉफिक लेवल। हर स्टेप एक ट्रॉफिक लेवल है। प्लांट के पास एनर्जी, सबका जो एनर्जी लेवल है उसी को ट्रॉफिक लेवल कहते हैं। अब फूड चेन जो होती है वो हमेशा फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे होती है, जो सोलर एनर्जी लेती है। फिर उसके बाद इसको कौन खा लेता है? हेटेरोट्रॉफ्स खा लेते हैं हमेशा। अब आइए इसके बारे में भी मैं बात करना चाहती हूँ। प्लांट को हमेशा कौन खाता है? प्लांट्स के पास अगर मान लो, प्लांट्स को कौन खाता है भैया? हर्बीवोर। प्लांट्स को कौन खाता है? हर्बीवोर। हर्बीवोर कौन हो सकता है? ग्रास हॉपर। हर्बीवोर को कौन खाता है? कार्निवोर, ठीक है। कार्निवोर, हाँ, ल ल ल ल ल ल, ठीक है। इसमें बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है मेरा, चलो तो कोई बात नहीं, ठीक है। हर्बीवोर को कौन खाता है? हर्बीवोर को कौन खाता है बेटा? कार्निवोर। अब कार्निवोर यहाँ पर है फ्रॉग, ठीक है। इसी कार्निवोर को हम क्या कहते हैं? कंज्यूमर। पर सबसे पहले इसने कंज्यूमर है तो इसको हम प्राइमरी कंज्यूमर कहते हैं। फ्रॉग को किसने खा लिया? स्नेक ने, तो ये क्या हो गया आपका? सेकेंडरी कंज्यूमर। इसको भाई पहले कंज्यूमर को इसने खा लिया, इसको खा लिया हॉक ने, तो हॉक क्या कहलाया आपका? टॉप कंज्यूमर। अब ये याद रखो मैडम, टॉप कंज्यूमर क्या होता है? जिसको कोई नहीं खा सकता, जिसको सिर्फ डिकम्पोजर खाएंगे बाद में, वो टॉप कंज्यूमर कहलाता है, क्लियर है। तो हमेशा याद रखो कि हर्बीवोर हमेशा, देखो ये देखो इधर आओ, प्लांट ट्रॉफिक लेवल 1, हर्बीवोर ट्रॉफिक लेवल 2, कार्निवोर ट्रॉफिक लेवल 3, स्नेक इज ट्रॉफिक लेवल 4, ये ट्रॉफिक लेवल 5। इससे ज़्यादा लेवल नहीं बढ़ सकता, मैक्सिमम है ये, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हर्बीवोर किस लेवल पे होते, तो ट्रॉफिक लेवल 2 पे, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। लार्ज कार्निवोर को हम टर्शरी कंज्यूमर, तो ये क्या हो गया? ये देखो देखो देखो, हर्बीवोर हो गया प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर, क्वाटरनरी कंज्यूमर। इससे आगे मत बढ़ाना, क्लियर। आगे बात करते हैं। तो ग्रास को इंसेक्ट, इंसेक्ट को फ्रॉग, फ्रॉग को बर्ड, ये हो गए आपके फूड चेन, क्लियर। आगे बात करते हैं। अब हम बात कर रहे हैं एनर्जी फ्लो ऑफ द फूड चेन। नाउ बेटा मेरे लल्ला, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे आंखों के तारों, चांद सितारों, ध्यान से सुनना। एनर्जी फ्लो से ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको सवाल ना आए। एनर्जी फ्लो जब भी हम बात करते हैं तो सन से प्लांट जो है वो, रुको, सन से प्लांट जो होता है वो सिर्फ 1% एनर्जी, चाहे सन कितनी भी एनर्जी दे रहा हो, पर सन से सिर्फ कितना लेता है? 1% एनर्जी लेता है। बाकी पूरी 99% एनर्जी वो एनवायरनमेंट पे लॉस कर देता है, क्लियर है, समझ में आई बात। तो ग्रेट, अब ये कौन खा लेता है भैया? हर्बीवोर। तो ग्रेन प्लांट ईटन अप बाय द प्राइमरी कंज्यूमर, जिससे क्या होता है? अब इस 1% का भी ये कितना लेता है? 10%, ठीक है, ध्यान से सुनना, ठीक है, 10%। और भैया जी 90% जो है वो लॉस कर देता है, क्लियर। ध्यान से सुनना मेरी बात। अगर सन से 100 जूल एनर्जी आपको मिली, किसको? 100 जूल एनर्जी प्लांट को मिली, ठीक है। तो 100 जूल का भी 10% लेगा, मतलब 10 जूल 90 जूल ये वापस कर देगा। फिर इस 10 जूल का ये 10% लेगा तो 1 जूल, 9 जूल जो है ये बेटा वापस कर देगा, क्लियर।
फिर इस 1 जूल का ये 0.1 जूल लेगा और वापस कितना कर देगा 90%, मतलब कि 0.9 जूल वापस कर देगा। फिर इस 0.1 जूल का ये हॉक कितना लेगा 10%, तो 0.1 जूल लेगा और 0.009 जूल वापस करेगा। तो इस तरीके से आपको ये समझना है, हमेशा ये बात याद रखना कि प्लांट सिर्फ 1% लेता है, बाकी सब लोग इसी फ्रैक्शन का 10% लेते जाते हैं, 90% लॉस करते जाते हैं। लॉस किस प्रोसेस से कर रहे हैं? लॉस अपनी वेरियस एक्टिविटी, भैया खाना खा लिया, 90% लॉस हुआ कैसे? 90% लॉस हुआ आपकी वेरियस लाइफ प्रोसेसेस से, खाना पीना, हंसना, जो है इधर उधर घूमना फिरना, लताड़ना मारना, इन सब प्रोसेस से। सिर्फ 1% एनर्जी ही नेक्स्ट टॉपिक को मिलती, 90% लॉस हो जाती है। क्लियर? आगे बात करते हैं। दिस इज द 10% लॉ, मैंने दिया था ये। तो अगर मान लो कि 1000 जूल एनर्जी लाइट एनर्जी की मिल रही है, ठीक है, तो ये याद रखना, जैसे मान लो प्लांट को कितनी मिली 1000 जूल, तो 10% कितना हुआ 100 जूल, तो डियर को कितनी मिली 100 जूल, 900 जूल बाहर निकल गए। फिर इस 100 जूल का 10% हुआ, तो शेयर को कितनी मिली? सिर्फ 10 जूल मिली, 90 जूल लॉस्ट हो गई। अब मान लो, ठीक है, अब इसको 10 जूल मिली, 10 जूल का भी ध्यान से सुनना, इस तरीके से 10% लेगा और 90% वो एनवायरनमेंट में लॉस करता जाएगा। Therefore, 10% can be taken an average value for the amount of organic matter that is present in each step reaches the next level of consumer। तो ये मैं आपको बता रही हूँ कि डियर को जब शेर खाता है तो सिर्फ 10% जो उसके अंदर बचा है सिर्फ उसके लिए खा रहा है, क्योंकि 90% तो डियर ने लॉस ही कर दिया। क्लियर? समझ में आई बात? नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल आर लिमिटेड, ये हमेशा याद रखना। कभी भी हम फूड चेन की बात कर रहे हैं तो इट इज़ लिमिटेड। कभी भी आप मुझे 4 से 5, 3 to 4 मैक्सिमम आपके एनसीईआरटी बोलती है, ठीक है, पर 5 स्टेप्स भी मैंने देखे, 4 लेवल मैक्सिमम होता है। क्यों? अगर मान लो प्लांट है, ध्यान से सुनना, ठीक है, प्लांट है, अगर हमने प्लांट को, ठीक है, अगर सन से प्लांट को 100 जूल एनर्जी मिली, तो ग्रास हॉपर को कितनी मिलेगी? ग्रास हॉपर को सिर्फ कितना % ट्रांसफर होगा? 10%, ठीक है, तो ग्रास हॉपर को कितनी एनर्जी मिली मैम? 10 जूल, ठीक है, 90 जूल तो ग्रास हॉपर ने बाहर निकाली। क्लियर? ग्रास हॉपर को किसने खाया? फ्रॉग ने खाया, तो फ्रॉग को इससे कितनी एनर्जी मिली मैम? सिर्फ 1 जूल एनर्जी मिली, 9 जूल तो इसने बाहर ही कर दी। फ्रॉग को किसने खाया बेटा? स्नेक ने खाया, ठीक, स्नेक को इससे कितनी एनर्जी मिली? 0.1 जूल मिली, 0.9 जूल तो इसने बाहर ही कर दी, ठीक। स्नेक को किसने खाया? हॉक ने खाया। वाह कितना बुरा लिख रही हो शिप्रा मैम। तो इससे सिर्फ कितनी हॉक को मिली? 0.01 जूल मिली और 0.09 जूल तो बाहर ही निकाल दी। तो आप क्या देखें कि हॉक के पास कितनी एनर्जी पहुंची? मात्र इतनी। और अगर हॉक भी किसी के द्वारा खा लिया जाता तो ऑलरेडी उसके पास शरीर में सिर्फ इतनी एनर्जी बची है, तो नेक्स्ट लेवल में ट्रांसफर क्यों होगी? तो जब आप ट्रॉफिक लेवल को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं तो आपके पास एनर्जी ही नहीं बचती। इसीलिए 3 to 4 लेवल, देखो 1 2 3 4 लेवल से ज़्यादा ट्रॉफिक लेवल आपको नहीं बनाना है, इससे ज़्यादा, क्योंकि एनर्जी ही नहीं बचती है। दे आर जनरली अ ग्रेटर नंबर ऑफ इंडिविजुअल एट लोअर ट्रॉफिक लेवल। सबसे पहला जो ट्रॉफिक लेवल होता है, जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जाएंगे, क्योंकि एनर्जी कम होती जा रही तो इंडिविजुअल भी कम होते जाएंगे। सबसे ट्रॉफिक लेवल जो 1 होता है उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं। क्लियर है? ठीक है, ये इलस्ट्रेशन है, खैर ये तो मैंने आपको बता ही दिया, दिस इज द इलस्ट्रेशन, तो आपको स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। इलस्ट्रेशन है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लेना। चलो देख लेते हैं। सपोज 1000 जूल ऑफ लाइट एनर्जी इमिटेड बाय सन, ठीक है, तो यही बताया मैंने। तो सिर्फ इसका कितना % प्लांट लेगा? 1%, ठीक है। तो 1000 जूल का प्लांट के पास कितनी पहुंची? सिर्फ 10 जूल, ठीक है। उसके बाद 990 जूल का क्या हुआ? बाहर निकल गई। क्लियर? उसके बाद 990 जूल का फिर कितना % लोगे? 990 जूल का आप लोगे तो सिर्फ जो है नेक्स्ट लेवल को कितनी मिलेगी? 10 जूल, फिर 1 जूल। तो इस तरीके से आपको वही एनसीईआरटी वाला एग्जाम्पल है। क्लियर? नाउ अब आप देखना है, कभी कभी ऐसा हो जाता है, ध्यान सुनो, ये समझ गए ना फूड चेन। फूड चेन की एक और खासियत बताती हूँ। फूड चेन से आपका क्या फ़ायदा था ये मैंने आपको बता दिया। मिनरल रिसाइकलिंग होती है, इन्फॉर्मेशन पता चलती है। फूड चेन हमेशा सीधी चलती है, 4 से 5 ट्रॉफिक लेवल से ज़्यादा नहीं हो सकती। हर ट्रॉफिक लेवल पे आप सिर्फ 10% एनर्जी देते हैं, नेक्स्ट को 90% लॉस करते हैं। दिस इज़ अ 10% लॉ, दिस इज़ द फ्लो ऑफ एनर्जी। पर अगर आपको इकोसिस्टम में बैलेंस चाहिए, बेटा ध्यान से सुनना मेरी बात क्या बोल रही हूँ। इफ़ यू वांट द बैलेंस इनटू द इकोसिस्टम, आपकी चीज़ें इंटरडिपेंडेंट होनी चाहिए। मान लो कि अगर ग्रास हॉपर खत्म हो गए तो क्या प्लांट को कोई खाता नहीं? प्लांट को डियर खा लेता है। तो जब हम बहुत सारी फूड चेन को आपस में एक ही इकोसिस्टम में इंटरकनेक्टेड कर देते हैं तो इसे हम फूड वेब कहते हैं। द लेंथ एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फूड चेन वर ग्रेटली
and each organism is generally eaten by the 2 or more kinds of organism which in turn are eaten by the several other organism. ठीक है, series of branching line is called as food web. तो जब आप बहुत सारे फूड चेन को कनेक्ट करते हैं तो फूड वेब बनता है. ठीक है, प्लांट को ये भी खा सकता है, ये भी खा सकता है. ये इंचवॉर्म है, इंचवॉर्म बर्ड से भी खाया जा सकता है, प्लांट इससे भी डायरेक्ट खाया जा सकता है. तो दिस इज द फूड वेब. क्लियर है? तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ फूड वेब. देखो, एक फूड चेन, दूसरी फूड चेन, तीसरी फूड चेन. तो ये कुल मिला के जो है आप ये याद रखना कि ब्रांचिंग ऑफ फूड वेब बनाने में कुछ नहीं है यार. प्लांट से शुरू करना, इंटरकनेक्टेड कर देना, मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ. ठीक है, तो हमेशा एनर्जी फ्लो यूनिडायरेक्शनल होता है, कभी भी रिवर्ट नहीं हो सकता. ठीक है, नाउ अब हम बात करेंगे बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन की. व्हाट इज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन? ये भी मैंने आपको पढ़ाया था कि मान लो कि पानी में आपका बहुत ज़्यादा DDT पहुंच गया है, जो कि एक नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है. नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कभी भी नहीं डिग्रेड होता, चाहे वो आपके शरीर के अंदर हो, चाहे वो आपके शरीर के बाहर हो. मान लो कि DDT आपके पानी में पहुंच गया. उस पानी में बहुत सारे क्या हैं बेटा? फाइटोप्लैंक्टॉन्स हैं. फाइटोप्लैंक्टॉन में वो पानी जमता जाएगा और उसको कौन खा लेगा? ज़ूप्लैंक्टॉन. ज़ूप्लैंक्टॉन तो खुद भी पानी में मुंह खोल के घूम ही रहा था, तो उसके अंदर तो खुद का DDT है, पर साथ में उसके पास क्या आ गया? किसका? फाइटोप्लैंक्टॉन्स का. फिर उस ज़ूप्लैंक्टॉन को स्मॉल फिशेस ने खा लिया. स्मॉल फिशेस जो है, अब कभी DDT डिग्रेड होता ही नहीं है, तो ज़ूप्लैंक्टॉन के भी शरीर में हो ही नहीं रहा है, तो उसके पास तो खुद का भी है और प्लांट का फाइटोप्लैंक्टॉन का भी है. फिर स्मॉल फिशेस ने खा लिया, तो स्मॉल फिशेस में खुद उस पानी में है तो पानी का भी और उस 2 लेवल का भी है. फिर उसके बाद उसको लार्ज फिश ने खा लिया, तो इसका भी है, फाइटोप्लैंक्टॉन्स का भी है, स्मॉल फिश का भी है, खुद का भी है. अब उसके बाद इसको किसी बर्ड ने, किसी मछली को खा लिया. तो अब तुम सोचो कि कितना सारा इसके पास, ये भी बर्ड पानी पीती होगी वहीं से. ठीक है, तो इसके पास पानी का, इसका सबका हो गया. अब मान लो कि यही मछली हम खा लेते, तो हमारे अंदर भी DDT आ जाता कि नहीं आ जाता? सो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन इज जस्ट लाइक दैट. व्हेनेवर द नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इज एंटर्ड इनटू योर फूड चेन एंड इट इज ईटन अप बाय द वेरियस ट्रॉफिक लेवल, द लेवल ऑफ DDT इज इंक्रीज्ड इन ईच बॉडी. द लास्ट ट्रॉफिक लेवल हैव हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. तो दिस इज द मैग्निफिकेशन ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. ठीक है, तो इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल सब्सटेंस लाइक पेस्टिसाइड इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन ईच ट्रॉफिक लेवल कॉल्ड एज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन. The chemicals are absorbed from the soil by the plant and form the water bodies, aquatic plants and animal. That's it. ठीक है, तो ये याद रखना है कि हर नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट प्रोग्रेसिवली हर ट्रॉफिक लेवल पे बढ़ता जाता है. ठीक है, इसीलिए यही कारण है, दिस इज ऑल्सो द रीजन वाई आर फूड ग्रेन सच एज व्हीट एंड राइस, वेजिटेबल, फ्रूट्स कंटेन वेरिंग अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड रेसिड्यू. क्योंकि अल्टीमेटली उसी में पानी छिड़क रहे हो, तो ऑब्वियसली उसमें भी DDT आ गया है. तो देखो जितना देखो, सबसे अधिक किसके पास है? इसके पास 13.8, उससे कम इससे, उस पर कम इससे, उससे कम इससे, सबसे कम इस पे. तो जितना ऊपर आप ट्रॉफिक लेवल पे होगे, उतना ज़्यादा आपके पास वो नॉन बायोडिग्रेडेबल पेस्टिसाइड या नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का कॉन्सेंट्रेशन होगा. जितना कम ट्रॉफिक लेवल में सबसे सबसे कम नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ट्रॉफिक लेवल में सबसे ऊपर जैसे हम लोग, सबसे ज़्यादा नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. क्लियर? अब आइए इफेक्ट ऑफ आर एक्टिविटीज़. हम मानते नहीं हैं जानना, ये तो अपन ने सीखा ही नहीं है कभी, तो अपन मानते नहीं है, और अपनी हरकतों ढट कर्मों की वजह से आपको पता होना चाहिए कि अब आपके स्ट्रेटोस्फीयर में एक लेयर होती है जिसको ओजोन की लेयर कहते हैं, उस पर जो है होल बनते जा रहा है. ठीक है, ओजोन एक डेडली पॉइजनस गैस है जो कि 3 आइटम ऑफ ऑक्सीजन से मिलकर बनती है और आपके एनवायरनमेंट में इसीलिए नहीं होती, नहीं तो आप मर जाएंगे. ठीक है, ये जो है स्ट्रेटोस्फीयर के ऊपर एक शील्ड बनाती है जिससे अल्ट्रावायलेट रेज आपके शरीर में नहीं आ पाती, जिससे आपको स्किन कैंसर होता है. ठीक है, और जो है ये जो अल्ट्रावायलेट रेड आ रही हैं आपको एलर्जी कॉज करती हैं, आई का इन्फेक्शन कॉज करती हैं और आपका इम्यून सिस्टम डैमेज करती है. ओजोन बनता कैसे है? ओजोन जो है इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ यूवी रेडिएशन एक्टिंग ऑन द ऑक्सीजन. ठीक है, ध्यान से सुनो. जब यूवी रेडिएशन, ओजोन बनता भी ऐसी है, देखो जब यूवी रेडिएशन यहाँ पे बनाया होगा, आई थिंक मैंने कोई रिएक्शन लिखी होगी, चलो देखते हैं. ओजोन इज अ प्रोडक्ट ऑफ यूवी रेडिएशन एक्टिंग ऑन ऑक्सीजन विच स्प्लिट अपार्ट द मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन इनटू द फ्री ऑक्सीजन. अब फिर ये ऑक्सीजन इस मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन से कन्वर्ट होती है तो O3 का बनता है मॉलिक्यूल. क्लियर है? आगे बढ़ते हैं. ओजोन का अमाउंट जो है एटमॉस्फेयर में डिप्लीट हो रहा है. ठीक है, द अमाउंट ऑफ ओजोन इन द एटमॉस्फेयर इज गेटिंग डिप्लीटेड, क्योंकि लाइट गैस होती है तो जाके स्ट्रेटोस्फेयर में जम जाती है. ठीक है, ओके, क्यों डिप्लीट हो रहा है? स्ट्रेटोस्फेयर लिखना चाहिए मुझे यहाँ पे. डिप्लीट हो रहा है क्योंकि यह हमारे एनवायरनमेंट में क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, इस वेस्ट का मटेरियल, मीथेन क्लोराइड, इन सब का जो वेस्ट का कॉन्सेंट्रेशन है बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हम मानते नहीं है. कहाँ पाया जाता है? रेफ्रिजरेशन और फायर एक्सटिंग्विशर्स में. क्लियर?
CFC इज रिलीज इनटू द एयर, ठीक है, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर में आगे बात करते हैं। When CFC is released into the air, react with the ozone gas present and destroyed gradually, due to which ozone layer becoming thinner and leading to the more UV radiation entering into the earth. Now listen to me, मेरे बच्चों प्यारे ध्यान से सुनो क्या होता है। सो ये है आपका, मान लो ये क्या बना लिया हमने, ओजोन, ठीक है। अब ये जो CFC होता है इस ओजोन को तोड़ देता है, ठीक है। अब ये ओजोन को आप तोड़ते जाओगे तो उस पर छेद होता जाएगा। कैसे टूटना है ये मैकेनिज्म इस पर लिखा हुआ है। तो क्लोराइड से आपने O3 जोड़ा तो क्या बना, देखो ध्यान से, देखो 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 देखो, क्लोरीन बेसिकली CFC में है क्या, क्लोरीन। जिस क्लोरीन इज अ वेरी वेरी हाई रिएक्टिव एलिमेंट फॉर द ओजोन। क्लोरीन जैसे ही ओजोन से जुड़ा उसने ओजोन को तुरंत तोड़ दिया ओजोन को। आपकी यूवी रेडिएशन में उसमें स्ट्रेटोस्फीयर में छेद हो गया और उस पर रेडिएशन अंदर आने वाली लगी, ठीक है। क्लियर हो गया इतनी बात, डन हो गई इतनी बात। चलो अब तो ये समझ में आया आपको ओजोन कैसे बनता है, O2+O। ओजोन को डिग्रेड करने वाला मटेरियल कौन है, CFC, और आपके पॉल्यूटेंट्स बहुत सारे और हैं। क्लोरीन जिनमें भी रहता है वो बहुत ही खतरनाक होते हैं, वो ओजोन को तोड़ देते हैं। क्योंकि ओजोन एक लाइट गैस है तो इससे स्ट्रेटोस्फीयर में जमी रहती है, एटमॉस्फेयर में नहीं आती, क्योंकि एटमॉस्फेयर में पाई भी नहीं जानी चाहिए, खतरनाक होती है। जब इसको आप तोड़ देते हो, आपकी क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसको तोड़ देती है, तो जो आपका ऑक्सीजन है वो तो एनवायरनमेंट में आ जाता है, पर नेसेंट ऑक्सीजन जो है वो घूमता रहता है, ठीक है, घूमता रहता है और धीरे धीरे डिप्लीशन बढ़ता जा रहा है, जैसे स्ट्रेटोस्फीयर में छेद होता जा रहा है और यूवी रेडिएशन अंदर आती जा रही है, ठीक है। नाउ बच्चों अब हम बात करते हैं वेस्ट मैनेजमेंट की, एंड दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ द पॉकेट रिवीजन। आपके पास वेस्ट बहुत टाइप का होता है। वेस्ट निकालने में तो अपन नंबर 1 है, पॉटी करते हैं वेस्ट है, कचरा निकालते हैं वेस्ट है, पर वेस्ट का मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। आपका वेस्ट डिग्रेड होता है या नहीं होता, उसके आधार पे 2 प्रकार के वेस्ट होते हैं, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। जो वेस्ट धीरे धीरे गल के एनवायरनमेंट से खत्म हो जाता है और उसके मिनरल वापस से सॉइल में पहुंच जाते हैं, वो होता है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। और जिनको आप कभी भी नहीं हटा सकते एनवायरनमेंट में, वो होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ठीक है, उसको कभी नहीं हटा सकते। जैसे कि टी लीव्स, वुड पेपर, ये इंपॉर्टेंट है ना बेटा, इसकी लिस्ट आती है तो याद रखना, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। कैटल डंग, कंपोस्ट, एनिमल बोन्स, लेदर, टी लीव्स, वूल, पेपर, वीट, वुड हे, कॉटन, जूट, ग्रास, फ्रूट, वेजिटेबल पील्स, ये सब आपके बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हैं और धीरे धीरे ये सड़ जाते हैं, इनका मटेरियल वापस से सॉइल में पहुंच जाता है, इसलिए इनसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस इसको मैनेज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप इसको खुले एनवायरनमेंट में भेज देते हैं तो जब ये सड़ता है तो बहुत सारे बैक्टीरिया उस पर ग्रो होते हैं, और ये बैक्टीरिया, मक्खी बैठ जाती है, बैक्टीरिया उसके मक्खी के हाथ में चिपक जाते हैं, वो मक्खी आपके खाने में आ जाती है और आपको फूड पॉइजनिंग हो जाती है। तो वेस्ट को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। आपको वेस्ट हमेशा कचड़े वाले को ही देना चाहिए। जब आपका कचड़े वाला था, गाड़ी वाला आया, घर से कचरा निकाल, तो घर से कचरा निकाल, क्योंकि घर से तू कचरा नहीं निकालेगा तो बहुत सारी बीमारियां दूसरों को हो जाएंगी। कचरा निकालने के लिए 2 मेथड है, 2 प्रकार के डस्टबिन है, डालो ना उसमें सूखा और गीला कचरा। क्लियर है? नाउ जो वेस्ट मटेरियल कभी भी नहीं टूटता और हमेशा जो है दीज वेस्ट मटेरियल विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू द नॉन पॉइजनस और हार्मलेस सब्सटेंस, जो नहीं टूटते कभी, उन्हें हम कहते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। जैसे DDT, प्लास्टिक, पॉलीथीन बैग, सिंथेटिक फाइबर्स, ग्लास मेटल्स कैन, आयरन नेल्स, सिल्वर फॉइल्स, रेडियो एक्टिव वेस्ट एक्सेट्रा, ठीक है, ये बहुत खतरनाक होते हैं, ठीक है। नाउ द थिंग इज कि हम इन वेस्ट को मैनेज कैसे करें, ठीक है। ये मैंने स्लाइड नहीं बनाई है बट आई शुड मेक इट, ठीक है। वेस्ट को मैनेज कैसे करें, सबसे पहले लैंडफिल। वेस्ट को मैनेज कैसे करें, तो सबसे पहले हम क्या करें, लैंडफिल करें, ठीक है। फिर हम उसको पिट्स में डालें और क्या बनाएं, हम बनाएं बायोगैस। फिर हम कैसे मैनेज कर सकते हैं बेटा, हम बना सकते हैं मैन्योर इसी वेस्ट से। हम वेस्ट से और क्या बना सकते हैं, इंसिनरेशन करिए, इंसिनरेशन। मैनेज करने के लिए आपको 3R को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। 3R, रिड्यूस, ठीक है, रिड्यूस, रीयूज, यूज, रिसाइकल, ये करना चाहिए। और आपको क्या करना चाहिए, इंसिनरेशन तो कर ही रहे हैं, अभी आपको इन सब के बारे में बात करती हूँ। 3, 4, ये 5 हुआ ना, छठवा क्या करना चाहिए, और बताओ क्या करना चाहिए, ठीक है। और क्या, रिसाइकलिंग के लिए आपको भेजना ही भेजना चाहिए। तो इस तरीके से आपको भेजना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि हर शहर में वेस्ट मैनेज कैसे करते हो, बता देती हूँ। हर शहर में एक एरिया ऐसा होता है जहाँ पर सारा वेस्ट फेंका जाता है। तो हमेशा जब भी आपका नगर पालिका वाला आता है और गाना बजाता है तो उसको जाके वेस्ट दीजिए। जो भी नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं वो वहाँ पर जाके कलेक्ट होते हैं, फिर उनको कलेक्ट किया जाता है और रिसाइकलिंग के लिए भेजा जाता है। क्योंकि जितना ज़्यादा आप नंबर बढ़ाएंगे उनका, वो आपके ही इकोसिस्टम से कभी बाहर ही नहीं जा पाएंगे,
कोई डिग्रेड तो हो ही नहीं रहा है, ठीक है। उसके बाद जो आपका हाउस होल्ड वेस्ट होता है उसको आप एक गड्ढा खोदिए, उस पर गाड़ दीजिए, उस पर बायोगैस बना सकते हैं, उसको सड़ने दीजिए, मैन्योर बना लीजिए, क्लियर है। इंसिनरेशन कर दीजिए, आप जला दीजिए जो आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, जला के राख कर दो उसको, ठीक है। और हमेशा याद करिए कि जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसका रिड्यूस यूज़ करिए और रीयूज़ करिए, ठीक है। मैं तो ये कहती हूँ कि आप यूज़ ही मत किया करिए। आप अपने पेपर बैग्स लेके जाया करिए, कपड़ों के बैग्स लेके जाइए, जूट बैग्स लेके जाइए, यूज़ ही मत किया करिए, ठीक है। और रिसाइकलिंग के लिए भेजिए। तो इस तरीके से आप अपना गार्बेज मैनेजमेंट कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द आर एनवायरमेंट पॉकेट रिविजन। पॉकेट था इसलिए छोटू सा था, ठीक है। देखते हैं आज का थॉट, डू इट नाउ समटाइम लेटर बिकम्स नेवर, ठीक है। पॉकेट रिवीजन आज बनाया, एक बार देख के खत्म कर दो क्योंकि बहुत छोटा है, हो सकता है आप एग्जाम के समय ना मिले और ना देख पाओ आप। तो आज पॉकेट रिवीजन देखना, आज ही खत्म करना। नेक्स्ट क्लास में किसी अमेजिंग लेक्चर में मिलूंगी, तब तक थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।